तो आज का टॉपिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से शुरुआत करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चरण अपन पढ़ रहे थे, चरणों में ही जब पांचवा चरण आता, चौथा पांचवा चरण, उसके बाद में नई विचारधाराएं पनपने लग जाती है। जैसे मैं आपको बार बार यही चरण चरण आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, तो भाई जब पहचान का संकट काल था, एक तो ये पहचान का संकट, और उसके बाद में जो अंतर विषयक दृष्टिकोण या लोक नीति दृष्टिकोण जो अपने देखा था, तो ये पहचान का संकट चौथा चरण है। और जब पांचवा चरण आया लोक प्रशासन का, तब आपको पता है कि नई विचारधाराएं इस टाइम ही उभरने लग गई थी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आप ये देखें कि चौथे में आया पांचवें में आया, विचारधाराएं साथ ही उभरने लग गई थी। तो पांचवा जब चरण, चौथा लास्ट और पांचवा चरण, तो 1960 के आसपास की बात है। इस समय में कुछ नए विचार पनपने लग गए। बहुत ध्यान से इसको समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। पहचान के संकट तक तो दिक्कत नहीं है। पहचान के संकट में क्या हुआ था, थोड़ा सा मुझे बता दो ताकि मैं आगे इस बात को प्रोसीड कर पाऊं। पहचान का संकट काल, पहचान का जो संकट है, इसमें आपको बता दिया कि कुछ तो चले गए राजनीति विज्ञान की तरफ, और जो बच्चे उन्होंने नए नए क्या करने शुरू कर दिए, रिसर्च करना शुरू कर दिया। लोक प्रशासन में नए इन्वेंशन शुरू कर दिए, लोक प्रशासन में नई विचारधाराओं को खोजने लग गए। यहाँ पे तीन मुद्दे हैं जो ये काल जा रहा है और पांचवा काल आ रहा है, पंचम। तो यहाँ पे आपको दो तीन कुछ नई थ्योरी देखनी है, नए कॉन्सेप्ट देखने हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट है नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन, एक देखेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन, और एक देखेंगे विकास प्रशासन। ठीक है, ये आपके लिए नहीं कि ये सर पांचवें में वाक, चौथे में वाक, तीसरे में वाक। मैंने कहा कि पहचान के संकट के एरा के बाद में 60 के दशक के आसपास से ही शुरू हो गया डिस्कशन। हुआ क्यों, इसकी पृष्ठभूमि आपको बताता हूँ। नवीन लोक प्रशासन आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो मतलब पढ़ तो अभी भी चरण ही रहे हैं अपन। इन चरणों में ये डेवलपमेंट जो नए, उनके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अपना नवीन। नवीन छोड़ो और आसान बनाने के लिए मैं लिखता हूँ लोक प्रशासन। और एक लिखता हूँ मैं नया लोक प्रशासन। ठीक। एक, अब ये पुराना अपने आप हो गया जब ये नया, तब तो ये पुराना लोक प्रशासन और ये नया लोक प्रशासन, ये वैसे ही है जैसे एक आप ऑफिस में जाएंगे तो एक पटवारी जी हैं, वो 51 साल के हैं, बूढ़े बिल्कुल खड़ूस टाइप के, चश्मा लगा रखा, ऊपर नीचे देख रहे हैं। और दूसरे ऑफिस में एक नए पटवारी लगे हुए हैं जो लेटेस्ट बैच के हैं, यंग सा लड़का है। आप ज़्यादा कंफर्टेबल किसके पास रहेंगे, पुराने वाले के पास या नए वाले के पास? नए वाले के पास। नया वाला आपकी प्रॉब्लम को समझ लेगा, नए वाले आपको स्ट्रगल को जान लेगा, नए वाले की सिंपैथी आपके साथ ज़्यादा होगी। आप कोई प्रमाण पत्र पर साइन करवा रहे हैं तो आसानी से कर देगा। इस एग्जाम्पल से आपको इन दोनों की तस्वीर समझ में आ जाएगी। ये पुराना लोक प्रशासन है और ये
नया लोक प्रशासन। नया शब्द थोड़ा से उटपटा सा, तो उसका नाम थोड़ा और बढ़िया बना देते हैं। तो क्या लिख देते हैं? नवीन। ये लो, नवीन। नवीन को और छोटा करने के लिए अब नव लिख दो। नव। नव भी नया ही होता है, नवीन भी नया ही होता है, नया भी नया ही होता है। नया लोक प्रशासन जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि पुराने को थोड़ा सा नहीं जान ले, कि पुराने वाला जो बूढ़ा खड़ूस जो क्लर्क बाबू पटवारी है, उसकी क्या क्या कमियां हैं, और इन कमियों को ये नया लड़का दूर कर रहा है, तो अपने आप नया बन गया। समझ में आ गई बात? ये वाला जो 1887 से अपन देखते आ रहे हैं 1950 के दशक तक, इसमें वो कॉलोनियल मानसिकता के प्रशासन की बात की जाती है, जिसमें मानव मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता है, मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, कोई सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, कोई मानव संबंधों की बात नहीं करते हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं कि आप सहजता बोल सकते हैं, ना कोई सहजता की बात करते हैं, ना कोई प्रासंगिकता की बात करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? औपचारिक संगठन बना दो, मनुष्य को मशीन मान लो, और प्रशासन का मतलब है ज़्यादा ज़्यादा आपको केवल प्रोडक्शन से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है। मानवों का कोई स्थान नहीं है, सोसाइटी का कोई स्थान नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रही इनका कोई स्थान नहीं है। मतलब पूरे रिजिड टाइप के, कठोर टाइप के बन जाओ। ये इसकी क्या है? कमियां हैं। और इन कमियों को दूर कौन करेगा? ये नया वाला करेगा। इसकी कमियां क्या होगी? कठोर पद सोपान हो गया, औपचारिक संगठनों पर ये बहुत बल देते हैं, मनुष्य को यंत्र मानने की प्रवृत्ति है, मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है। पद सोपानिक व्यवस्था, लाल फीताशाही जैसी यहाँ पे प्रॉब्लम पाई जाती हैं। केवल उत्पादन पे ध्यान देना, सामाजिक समस्याओं को नकारना, मूल्यों का कोई स्थान नहीं देना, परिवर्तन की तरफ फोकस नहीं करना, सामाजिक समानता पर ध्यान नहीं देना, शोषण, गरीबी, भूखमरी, पर्यावरण जैसी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देना। ये है पुराना। इसका मतलब अब जन्म किसका होगा? नए का होगा। मान लो कभी ऐसा पूछ ले कि नए लोग प्रशासन में नया क्या है, तो नया ये सब कुछ है जो पुराने वाले में नया, पुराने वाले की जो प्रॉब्लम हो नए वाले में इसकी विशेषताएं बन जाएंगी। फिर अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो नवलोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन आपको कंप्लीट समझ में आ गया। अब पुराने वाले की समस्या साथ साथ देखते चलेंगे जब अपन नया लोक प्रशासन पढ़ते जाएंगे, कि मैंने आपको एक बात बताई है कि जो इसकी कमियां हैं पुराने वाले की, वो इसकी क्या बन जाएंगी? विशेषता। पर नया लोक प्रशासन आप एक दिन में बना भी नहीं सकते भाई, उसको कितने साल लगे, 1887 लेके 1960 तक आ रहा है, तो नया तो एक दिन में बन भी नहीं सकता। नया एक दिन में नहीं बन सकता, इसका मतलब इसका कोई ना कोई इतिहास रहा होगा, इसमें कुछ फैक्टर कारक ऐसे रहे होंगे जो इसके बनाने में योगदान दिया होगा। कोई चिंगारी ऐसी लगी होगी जो नवीन लोक प्रशासन का ध्यान, या नवीन लोक प्रशासन के विचार, या नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा की तरफ विचारकों का ध्यान दिया होगा। या कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे कुछ क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी लोग होंगे जिन्होंने इसकी तरफ देखा कि पुराना लोक प्रशासन कारगर नहीं है, अब नई प्रॉब्लम आ गई, नई इंटरनेशनल मुद्दे आ गए, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी नई प्रॉब्लम आके नई खड़ी हो गई। ये काल एक आपको याद आ रहा तो ये शीत युद्ध का दौर चल रहा है भाई। 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, उसके बाद शीत युद्ध का दौर चल रहा है। और शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका प्रत्यक्ष तो नहीं लड़ रहे हैं, पर ये कहीं न कहीं कभी वियतनाम वार में उलझे पड़े हैं, कभी कहीं उलझे पड़े हैं, शस्त्रीकरण की होड़ मची हुई है, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं है। इधर अमेरिका में गोरे और काले जो श्वेत और अश्वेत है, इनके इश्यू चल रहे थे। तो इसको लेकर
नई विचारधारा पैदा हुई, इसको बोलते हैं नवीन लोक प्रशासन या नवलोक प्रशासन। इस अब एज ए टॉपिक अपन पढ़े तो इसको डिवीजन कर लेते हैं। तो ये पुराना और नया बात आपको समझ में आ गई ना। पुराना पुराना है और नया नया है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, नवीन लोक प्रशासन या नवलोक प्रशासन। एक कॉन्सेप्ट इसके साथ और समझा दूं तो कल की क्लास में मुझे समस्या नहीं आएगी। दादाजी, फिर पिताजी और इनका पुत्र, कितनी पीढ़ियां हो गई ये, 3 पीढ़ियां हो गई। हाइपोथेटिकली है ये, केवल आपको समझाने के लिए। ये दादाजी है, ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। दादाजी बिल्कुल खड़ूस टाइप के। पापा जी ने थोड़ी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया तो ये है NPA। बेटा इनसे आगे निकल गया, ये बन गया NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। कल का टॉपिक रहेगा नव लोक प्रबंधन। ये सही में ये जनरेशन का गैप है। जब मैनेजमेंट की बात आएगी तो NPM के बारे में देखेंगे। जब सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर व्यवहारिक समाधान की बात आएगी तो पिताजी को देखेंगे। और पुराना तो पुराना है ही, दादाजी गुजर गए, पिताजी आ गए, पिताजी गुजर जाएंगे, NPM आ जाएगा। क्लियर। चलिए, इस टॉपिक को कितनी कैटेगरी में बांटेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले यह आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, और अर्थ के साथ में इसका उद्विकास देखेंगे, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उद्विकास और अर्थ देखने के बाद इसकी देखेंगे विशेषताएं। इस पूरे टॉपिक के दौरान आपको एक चीज ब्रेन में रखनी है, वो है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, मनुष्य को मनुष्य मानना, बहुत ज़्यादा औपचारिकता पर बल नहीं देना, मूल्यों का इसमें शामिल कर देना। ये पूरी क्लास में आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। विशेषताओं के बाद में देखने वाले हैं इसमें इसके लक्ष्य क्या क्या हैं। इसकी एक ट्रिक लगा के आपको मैं लक्ष्य याद करा दूंगा। लक्ष्य, फिर एक ग्लोम्बुस्की नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने इसके, ये तो गोल, लक्ष्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, GOAL, गोल। और एक ग्लोम्बुस्की नाम के व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इसके एंटी गोल्स बताए हैं। तो एंटी गोल्स के बारे में देख लेंगे। एंटी गोल्स मतलब प्रति लक्ष्य, प्रति लक्ष्य नाम है ग्लोम्बुस्की। और इसके बाद में इसके कोई स्टेटमेंट जो कथन, इसको क्रांति किसने कहा है, जनरेशन किसने कहा है, उसके बारे में देख लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, कितने मतलब कितने भाग बना रहे हैं इसके, व्हाट इज मीनिंग, इसका इवोल्यूशन, करेक्टरिस्टिक्स, गोल, एंटी गोल एंड वेरियस स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NPA विच आर कोटेड बाई वेरियस थिंकर्स। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ और उद्विकास से, यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो ये स्लाइड आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि ये पूरी स्लाइड है आपके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, नवलोक प्रशासन की है। और ये स्लाइड आपको ध्यान में रखनी कि ये जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें क्लियर करती। सबसे पहले अर्थ, ये उसका उद्विकास, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ NPA, उद्विकास। अर्थ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नवीन लोक प्रशासन का अगर
अर्थ देखें तो ये देखिए कि जो परंपरागत जो लोक प्रशासन है या जो लोक प्रशासन है, इसे इतर जाके, इसे अलग जाके और सामाजिक समता, मूल्य, प्रासंगिकता जैसी नवीन अवधारणाएं तथा मनुष्य की समस्याओं का तथा सामाजिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजना, यही एनपीए है। ठीक है, आपको लगे कि एक मैंने फ्लो में 3-4 बातें बोल दी। जैसे विशेषताओं में आऊंगे अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे बड़ा मुद्दा है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे होंगे जो इसके उद्विकास के लिए योगदान देते हैं। और इन कारकों को 2 भागों में बांट लेते हैं। कारक कुछ होंगे सकारात्मक और कुछ होंगे नकारात्मक। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इनको 2 भागों में बांट के देख लेते हैं। पहले फैक्टर के रूप में देखेंगे तात्कालिक परिस्थितियां। तत्कालीन, ये तात्कालीन होता है, तत्कालीन, तत्कालीन, क्योंकि ईन है ना कि इक, परिस्थितियां। और दूसरा ऐसे ही लिख देता हूं, सम्मेलन और रिपोर्ट। यहां से आपके परीक्षा में मिलान करवाने वाले क्वेश्चन का गेम शुरू हो जाता है कि आपसे मिलान करवाएगा। तत्कालीन परिस्थितियां क्या है, इनको आप ऐसे समझें कि बात है 1960 के दशक की। आराम से एक एक चीज को समझेंगे। 1960 का दशक, दशक का जैसे ही नाम लिया जाता है 61 से 70, 60 का दशक हो गया। ठीक, फिर 70 का दशक 71 से 80 का दशक 81 से 90 दशक। 60 के दशक में हुआ यूं कि यूएसए में, अब आप कहेंगे कि यूएसए ही क्यों, क्योंकि जितना सारा डेवलपमेंट लोक प्रशासन का हुआ है वो यूएसए में हुआ है। जब अपन समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो समाजशास्त्र का डेवलपमेंट यूरोप में हुआ है। ठीक है, फ्रांस एक देश है, उसके बारे में बात करेंगे। यूएसए उस समय सोवियत संघ, रसिया के साथ में कोल्ड वार में फंसा हुआ था। और वियतनाम युद्ध आपने प्रोबेबली सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे या आईआर में देखेंगे। वियतनाम वार में अमेरिका ध्यान दे रहा था। अमेरिका में उस समय गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पर्यावरणीय समस्या और श्वेत और अश्वेत, जो श्वेत और अश्वेत हैं अमेरिका में तो लंबे समय से चलता है, उनका कॉन्फ्लिक्ट आपस में। 1-2 फेमस लोगों की वहां हत्या भी कर दी, जनता आक्रोश थी। इसका मतलब अमेरिका की जनता वहां के प्रशासन से, प्रशासन मतलब यहाँ पे लोक प्रशासन, वहां के प्रशासन से खुश नहीं थी कि प्रशासन हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये तो कोई और ही कामों में लगा हुआ है। इसको लेकर लोगों को लगा कि ना 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 ना, ये जो पुराना जो प्रशासन अभी लोक प्रशासन चल रहा है ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना हमारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, ना गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पर्यावरणीय मुद्दे, श्वेत अश्वेत का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका व्यवहारिक समाधान निकाल रहा है, तो कुछ नया करना चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है, मान लो कभी आपको पूछ ले लोक प्रशासन के, नवीन लोक प्रशासन के डेवलपमेंट में या लोक प्रशासन की विफलता में, दोनों हो गई ना, वो तो विफल हो रहा, खराब हो रहा वो तो, और ये नया विकास हो रहा है। तो आपको ये पूछे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी उस समय कि नवीन लोक प्रशासन का जन्म हुआ, तो आप कह देंगे साहब तत्कालीन जो परिस्थिति थी वो क्या थी, अमेरिका में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पर्यावरणीय इशू, श्वेत और अश्वेत का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, जनता थोड़ी उग्र हो गई थी वहाँ पे। और उनके जो फेमस कुछ लीडर्स थे
उनकी हत्या कर दी। तो फिर एक नया विकल्प उस समय सोचा जाने लग गया कि पुराना प्रशासन तो विफल हो गया है, तो कुछ नया सोचना चाहिए। ये तो हुआ इसका एक पक्ष कि अमेरिका में, अब ये एक दिन की घटना नहीं है, चल रहा था ये, चल रहा था। एक दिन में लोग परेशान नहीं होते, तो लंबे समय तक ये चल रहा था। इतने में कुछ 3 ऐसे काम हुए जिन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन की नींव तैयार कर दी, और फिर उस पर महल खड़ा हो गया। वो अपन खड़ा कर देंगे। तो अगर मैं ये बताऊं कि ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि ऐसा ये बताना सही नहीं होता है, पर ये मान लो ये न्यू पब्लिक एड है ना, तो इसके 3 जो पिलर हैं, ये 3 पिलर आपको ध्यान रखना है। ये अगर एनपीए है, एनपीए का मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके 3 नए पिलर कौन से हैं जिन्होंने इस महल को खड़ा करने में योगदान दिया है। और एक सेंस में मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन तीनों का जो सम्मिलित निष्कर्ष है वही एनपीए है। क्लियर हो गया क्या? अब इन तीनों पिलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट की बात करते हैं, इसका नाम है हनी रिपोर्ट। नंबर 1 हनी रिपोर्ट। ठीक है, प्रोफेसर का नाम है भाई। ठीक है। दूसरा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन। और तीसरा, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, मिनोब्रुक सम्मेलन। ये एक होल का नाम है अमेरिका में। बस इधर ये प्रॉब्लम आ गई, और इधर ये 3 स्तंभ तैयार हो गए। इस पर एनपीए का महल खड़ा हो गया। कई बार मिलान करवाने वाला क्वेश्चन भी आपको दे सकता है कि ये कब आया, ये कब आया, ये कब आया। तीनों का मैं बता देता हूँ। अभी तक 3 मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो चुका है। तीनों की बात करेंगे अंतिम में। ये बात है 1967 की, ये भी 1967 की बात है, और ये बात है 1968 की। तो ये 60 का दशक हो गया ना अपने आप पूरा। 61 से लेकर 70 के बीच की घटनाएं। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये असल में है क्या। एक आपके दिमाग में एक इमेज बनी कि नहीं बनी? एनपीए क्या है, एनपीए का विकास कैसे हुआ, उद्विकास। उद्विकास में 2 कारक हैं। पहला कारक तत्कालीन परिस्थितियां, और दूसरा सम्मेलन रिपोर्ट। बात समझ में आ गई? अगर सबसे पहले बात करें तो अपन बात करेंगे हनी रिपोर्ट की। ये हनी रिपोर्ट क्या है? देखो, प्रोफेसर हनी ने वहाँ एक रिसर्च किया, एक रिपोर्ट पेश करी। उसमें ये बताया कि जो लोक प्रशासन है उसमें असल में प्रॉब्लम क्या है, और उन प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जा सकता है। बात ऐसे आप एक इमेज के रूप में, इमेजिनेशन के रूप में इसको ले सकते हैं कि इसको आगे लिख लेते हैं हनी रिपोर्ट को, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। नंबर 1 हनी रिपोर्ट। प्रोफेसर हनी ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट में, 1967 की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है असल में। पहला प्रॉब्लम तो है कि इसका फाइनेंस की प्रॉब्लम है। ये आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, मैं एक आधार दूंगा आपको। दूसरा कि इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, मतलब ये
और तीसरा ये रिलेवेंसी नहीं स्थापित कर पा रहा है। भूल जाओ आप सब कुछ। आप ये ध्यान रखना कि इस हन्नी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा, मतलब एक्चुअली इन्होंने कुछ इश्यू, कुछ समस्याएं हैं वो बाहर निकाली लोक प्रशासन की। पहले कहा कि यार वित्त वित्त का अभाव है, पैसे वैसे नहीं है इसके पास में। दूसरा इन्होंने यूं कहा कि इसका एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फ्रेमवर्क नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फ्रेमवर्क। और तीसरा इन्होंने कहा कि साहब इसका ये रिलीवेंस स्थापित नहीं कर रहे हैं, समाज का प्रॉब्लम का अध्ययन करना, संगठन का अध्ययन करना, संगठन और जनता के आपसी संबंधों का अध्ययन करना। ऐसा ये आपको कभी नहीं पूछेगा परीक्षा में कि इन्होंने क्या प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम की बजाय जो आप ये, अब आपको लगेगा कि हम लिख ही लेते इतने में, तो लिखना नहीं है ये, है ना। प्रॉब्लम के लिए जो इन्होंने सॉल्यूशन दिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे कहा कि ये सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित रिपोर्ट थी, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा रिपोर्ट थी ये, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज से संबंधित। इसका मैं विषय भी आपको लिखवाता हूँ जब लिखने के फॉर्म में आएंगे। सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसे कि हन्नी ने कितनी, हन्नी की रिपोर्ट कब आई, 1967 में, और प्रॉब्लम कितनी बताई इन्होंने, 3 प्रॉब्लम ड्राइव इनकी। इसको आप कनेक्ट तो कर पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, उसके बाद में ये अभी लिखवाते हैं 1 मिनट बाद में, इसको लिखेंगे अपन पूरे को। अब हन्नी का जो 1967 का जो रिपोर्ट आया, उच्च उच्च सेवा, जानते क्या होता उच्च सेवा? मतलब जो सार्वजनिक सेवा संबंधी उच्च शिक्षा, सार्वजनिक सेवा है उनसे संबंधित उच्च शिक्षा, इसका मतलब जो पब्लिक सर्विसेज हैं उन संबंधित रिपोर्ट। तो सार्वजनिक सेवा, उच्च सेवा नहीं, सार्वजनिक सेवा संबंधी रिपोर्ट, सार्वजनिक सेवा और रिपोर्ट। इसमें इन्होंने कहा कि अगर आपको नवीन लोक प्रशासन या लोक प्रशासन को बहुत कारगर बनाना है तो आपको 2-3 चीज़ों पर फोकस करो। पहला आपको फोकस करना है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एमए कर रहे हैं, पीएचडी के स्कॉलर हैं, उनको छात्रवृत्ति दो आप। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एड को सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। सबसे पहला इन्होंने कहा कि एमए में क्या दो? छात्रवृत्ति। दूसरा इन्होंने कहा कि जो पीएचडी के स्कॉलर हैं, मतलब जो शोध करते हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता होनी चाहिए। भाई आदमी पीएचडी जब रिसर्च करता है तो वो रिसर्च तब मन लगा के करता जब उसको कोई इनकम हो रही होती है। तभी तो आप अगर किसी विषय में जेआरएफ कर लेते हैं तो जेआरएफ में आपको 35 से 40 हज़ार रुपये दिए जाते हैं हर महीने। एक बार आपको जेआरएफ निकालना है, फिर 4-5 साल के लिए आपको सरकार हर महीने पैसे देती है। वो इसलिए देती है कि आप पढ़ाई कर लो, आगे सा रिसर्च कर लो। तो दूसरा है शोध, जो शोध कर रहे हैं उनको आर्थिक सहायता। और ये तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि एक तो जो पब्लिक सर्वेंट हैं जो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसका मतलब एक तो जो लोक सेवक हैं वो, और दूसरा जो स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में आपसे क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो एक इन्होंने समन्वय की बात की। किस किस के मध्य समन्वय? आप ऐसा लिख लो, स्टडी मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच में, और दूसरा प्रशासकों के बीच में। इनके बीच में क्या होना चाहिए? आपसी समन्वय होना चाहिए। इससे क्या होगा?
इससे ये होगा कि जो प्रशासक है वो नई नई चीज़ों को ग्रैप्स करने संबंधित चीज़ सीखेगा। और एक इन्होंने लोक सेवा संबंधी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश करी। तो चौथा इन्होंने जो सिफारिश करी वो करी नेशनल कमीशन बनाने की बात करी। आपके दिमाग में यह आएगा कि ये पिलर कुछ और ही कह रहे हैं, इधर कुछ और ही कह रहे हैं, हनी कुछ नहीं। हनी ने बहुत सही बात कही है। इन्होंने कहा कि आप जब तक ये इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, जब तक ये सुधार नहीं करोगे, तब तक प्रॉब्लम है ही रहेगी। एक तो ये पिलर तैयार हो गया जिसने आपको मान लो भूल जाओ, याद नहीं रहे कि हनी रिपोर्ट किस संबंधित है। हनी का मतलब वैसे क्या होता है? शहद होता है। शहद कैसे आता है? पैसे से आता है। तो इन्होंने सारी बात पैसे की कही कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको शहद दो आप। हनी ने कही ठीक है, मीठा मीठा शहद दे दो। शहद देंगे तो इससे क्या होगा कि भाई बच्चों को एमए में छात्रवृत्ति मिल जाएगी और बच्चों की पढ़ाई में छात्रवृत्ति मिल जाएगी। पढ़ाई जो प्रशासक है उनके बीच में समन्वय कर दो, एक राष्ट्रीय आयोग का गठन कर दो। और हनी ने अपनी बात को क्या कर दिया? कंक्लूड कर दिया। एक तो ये पिलर तैयार हो गया। क्योंकि अपनी अपनी जो दिमाग की क्षमता है ना, अपनी सभी की इतनी ही है, अपन इसको जोड़ नहीं पाएंगे। क्या हन्नी ने क्या कहा, हन्नी से क्या संबंध है इसका, अपन रट लेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, रट लो। अन्नी रिपोर्ट आई 67 में, 6-7 में, ठीक है। और इन्होंने चार बातें कही। पहली बात क्या कही? एमए में छात्रवृत्ति, शोध वाले को आर्थिक सहायता, पढ़ाई और प्रशासकों के बीच में समन्वय, और लोक सेवाओं पर राष्ट्रीय आयोग का इन्होंने क्या कहा? गठन कर दो। इसके बाद में आएंगे फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ये 1967 का ही सम्मेलन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किस पर? नवलोक प्रशासन के दूसरे पिलर के रूप में। इसको मैं लिखता हूँ H फॉर हनी, P M, M फॉर मिनोब्रुक, P फॉर फिलाडेल्फिया, F आएगा क्या? फिल्ला, PHI, और H फॉर हनी रिपोर्ट, तो HPM। ठीक है, ये तीन चीज़ ये हो गई आपकी। अब आते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन पर। चौथा आप लिखेंगे फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया ये हुआ 1967 में। और जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन है, इस सम्मेलन का अध्यक्ष जो है वो बनाए जेसी चार्ल्सवर्थ को। जेसी चार्ल्सवर्थ। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? विषय लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार। और जेसी चार्ल्सवर्थ ने कई सारी बातों को इंडिकेट दिया। उनमें कहा कि जो पद सोपानी की व्यवस्था है, अब धीरे धीरे आप उसको पकड़ जाएंगे। पद सोपान व्यवस्था किस में है? पुराने लोक प्रशासन में। इन्होंने कहा कि जो पद सोपानी जो व्यवस्था, जो हाइरार्कियल जो सिस्टम, उसको कैसा बनाया जाना चाहिए? उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। समाज में सामाजिक समता, इक्वलिटी की स्थापना होनी चाहिए। लोक प्रशासन का जो ध्यान है वो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, प्रदूषण आदि की तरफ होना चाहिए। और जो राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन है ना, इसको खारिज कर दो।
अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा अच्छा, ये सारी बातों का उनका विरोध कर रहा है जो पुराने लोक प्रशासन में पाई जाती हैं, तो दूसरा पिलर काम कर रहा है। वो एग्जैक्टली परीक्षा में आएगा। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अब याद थोड़ी होंगे 4 के 4 पॉइंट। कल बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर मेंस में इतने पॉइंट आपने कैसे लिखे थे ऐसे। तो जो पॉइंट याद कर लिया ना, वो आपके समझते ही उसको रट लेना है। समझ में तो आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब वो पॉइंट तो फिर आपको याद करने रखने ही पड़ेंगे। इसको दो तरह से बांट के इन चारों पॉइंट को याद कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक व्यू देता हूँ। पहली बात, जो ये दो चीज़ों को नकारता, दो को स्वीकारता है। एक तो पद सोपानिक जो व्यवस्था है, पद सोपान, जो हाईआरकी, पद सोपान का मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, ये जो पूरा जो सिस्टम चलता है उसको थोड़ा सा लचीला बनाना चाहिए। लचीला कि भाई कांस्टेबल एसपी से मिल ही नहीं सकता, ऐसा क्यों। दूसरा, जो राजनीति और जो प्रशासन द्विविभाजन विभाजन है उसको क्या करो, खंडन कर दो, उसका नकारना। तीसरा इन्होंने बताया कि जो प्रशासन है ना, इसका ध्यान किस पर होना चाहिए, सामाजिक समस्याओं पर। चौथा इन्होंने कहा कि प्रशासन का ध्यान किस पर होना चाहिए, समस्याओं पर। तो प्रशासन का ध्यान, अमेरिका में जो समस्याएं थी कौन कौन सी, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पर्यावरण आदि की तरफ होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका फिलाडेल्फिया सम्मेलन। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये किसका काम कर रहे हैं। ये पुराने लोग प्रशासन को तो नकार रहे हैं और नए लोग प्रशासन की तरफ। हनी ने क्या कहा, हनी ने कहा हनी हनी इनको कुछ पैसे दो, एमए में छात्रवृत्ति दो, जो शोध कर रहे हैं उनको पैसे दो, कोऑर्डिनेशन बैठाओ, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करो। चार बात उसने बताई, चार बात इसने बताई, दोनों का ईयर सेम है, वो हनी है, ये जेसी चार्ल्सवर्थ है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेसी चार्ल्सवर्थ। अब बात करेंगे तीसरे पिलर की, जिसका नाम क्या है, मिनोब्रुक सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो, आपको थोड़ी देर से पूछता हूँ। थर्ड, तीसरा काम क्या हुआ, मिनोबुक कॉन्फ्रेंस कब का है ये बताओ। 6, 68। क्या है ये मिन्नोब्रुक। कुछ बच्चे क्लास में मिन्नाबुरुक मिन्नाबुरुक कर रहे थे ना, मिन्नाबुरुक के में ऐसा बोल रहे थे। होल का नाम है एक यूनिवर्सिटी में, मिनोबुक सम्मेलन है। और इस ये सम्मेलन बुलाया क्योंकि 1950, देखो इंटरेस्टिंग बताता हूँ क्या हुआ। 1900, इसे आपकी कॉन्सेप्ट याद रहेगा। 1950 के दशक के बाद में लोक प्रशासन को चुनौती तो मिल ही रही थी, ये पुराना लोक प्रशासन कोई काम का नहीं है, नया लेके आओ। नया लेके आए तो आप जैसे कई युवा जो बहुत जोश में थे, युवा जोशीले लोग, रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत लिखे कि क्यों पुराना लोक प्रशासन है सफल हो रहा है, नए में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ किताबों में लिखा लगभग 50, कुछ में लिखा हुआ 33, और लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ 33 और बाकी किताबों में लिखा 34। तो वो तो याद नहीं रखना है। आप मान के चलो कि लगभग 30-35 जो युवा थे, युवा मतलब ऐसे हर कोई नहीं, नारे लगाने वाले नहीं, जो रिसर्चर थे, उन युवाओं का सम्मेलन हुआ और वो सारे हॉल में एक जगह बैठ गए।
फिर बोला कि अब बुलाओ किसको, इसके अध्यक्ष को। अध्यक्ष वही आदमी बन सकता है जिसने पुराने लोक प्रशासन की बुरी तरह आलोचना करी थी। उसमें 2-3 नाम ही थे, या तो था हर्बर्ट साइमन, या था रॉबर्ट डहेल, या था ड्वाइट वाल्डो। तो बोला कि ड्वाइट वाल्डो को बुला लो। तो इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने ना, वो ड्वाइट वाल्डो बने, याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ड्वाइट वाल्डो, पुराने लोक प्रशासन के पिता कौन है? लोक प्रशासन के वुडरो विल्सन। और नए लोक प्रशासन के पिता कौन है? ड्वाइट वाल्डो, याद रहेगा। तो कभी पूछ ले परीक्षा में, नवीन लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है? ड्वाइट वाल्डो कहा जाता है। ही इज द फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ड्वाइट वाल्डो किसके पिता है? पिता है एनपीए के। कब का सम्मेलन है? 68 का। और जो युवा रिसर्चर थे, युवा, इसीलिए फर्स्ट मिनोब्रुक सम्मेलन को युवाओं का आंदोलन बोला जाता है। युवाओं का आंदोलन, दूसरी क्रांति है ये। तो युवाओं का आंदोलन बोला जाता है क्योंकि इसमें सारे के सारे युवा थे जो इस सम्मेलन में आए। अब इनका मुख्य मुद्दा क्या था? इनका मुख्य मुद्दा वही था जो कि एनपीए की विशेषता बनेंगे आगे। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ये है कि इस सम्मेलन ने एनपीए की कंप्लीट नींव रख दी। और यहाँ से सारी की सारी चीज़ें उठा के एक फ्रैंक मेरिनी आएंगे और एक ड्वाइट वाल्डो, इन्होंने आगे किताब लिखी 1971 में, अलग अलग 2 किताबें। उन 2 किताबों में जो डिटेल दी, इसका जो समरी करी, वही आगे उठा के किस में चिपका दिया? नवीन लोक प्रशासन में चिपका दिया कि नवीन लोक प्रशासन है। इसका मतलब है कि मिनोबुर्ग अंतिम वो मील का पत्थर था जिस पर क्या खड़ा हो गया? एनपीए खड़ा हो गया। इन्होंने कहा कि देखो, जो लोक प्रशासन है ना पुराने वाला, इन्होंने तो क्या बेइज्जती कर दी इनकी, कि एक तो ये पद सोपान व्यवस्था है ये खराब है, एक ये जो राजनीतिक प्रशासन जो द्विविभाजन है ये काम का नहीं है, प्रशासन को इन पर ध्यान देना चाहिए, इन समस्याओं का ध्यान देना चाहिए। इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि इसके जो निष्कर्ष है, मतलब इसकी जो विशेषता है इस सम्मेलन में, क्या मुख्य रूप से हुआ? इसमें वाकई जो मूल्य निरपेक्षता की आप बात कर रहे हो, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको निरपेक्ष का मतलब पता है कि इसका मतलब न्यूट्रल, ये है ही नहीं मूल्य, ये बात आपकी खराब है। आपको सामाजिक समता, मतलब पुराना जो लोक प्रशासन है, आपको एक चीज़, मैं पुराना वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके कुछ यू समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट कि हाँ पुराना, ये कभी इक्वलिटी की बात नहीं करता था। मनुष्य को क्या मान रहा है? केवल एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा था वो 2 रखे, एक तो मूल्य निरपेक्षता समता, और दूसरा इन्होंने लिखा प्रासंगिकता। ये अच्छी तस्वीर बनानी है दिमाग में कि इसका निष्कर्ष ये आ गया। तो अब सारे पॉइंट मिल गए अपन को। तो अब नए लोग प्रशासन की विशेषता लिखेंगे, सारे पॉइंट तो यही हैं जो आगे लिख देंगे, चिपका देंगे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि मिनोब्रुक में जो बात हुई, जो निष्कर्ष निकाले कि भाई पहली बात तो कि प्रशासन को ये जो पुराने वाला है ये मूल्य निरपेक्ष है, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और सामाजिक समता होनी ही चाहिए, इक्वलिटी। और साथ ही साथ में प्रशासन को क्या होना चाहिए? प्रासंगिक होना चाहिए सामाजिक समस्याओं के प्रति। अब आपको एक दिमाग में तस्वीर आ गई कि मिनोब्रुक एक अंतिम वो था पत्थर जिसने किसकी नींव डाल दी। इस अब ये सम्मेलन में क्या हुआ, आप मुझे कैसे पता या आपको कैसे पता चला? 2 किताबें आई 1971 में, एक आई फ्रैंक मेरिनी की, और एक ये जो मालिक हैं ड्वाइट वाल्डो अध्यक्ष हैं, इन्होंने लिख दी। मेरिनी की किताब है टुवार्ड एनपीए मिनोब्रुक प्रोस्पेक्टिव, एनपीए की तरफ मिनोब्रुक के प्रोस्पेक्टिव में। और ड्वाइट वाल्डो ने लिखा एनपीए, ड्वाइट वाल्डो ने लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ ट्रेबुलेंस। ये 2 किताबें आई जिनके बारे में पूछता भी है परीक्षा में, आपको याद भी रखना है।
इसका मतलब इसको समराइज करके डायरेक्ट एनपीए की विशेषता पे चलेंगे। ये अंतिम इसके निष्कर्ष लिख लेते हैं कि कौन सी किताबों में ये प्रकाशित हुए। तो ये दो किताबें आई 1971 में। एक आई फ्रैंक मेरिनी के द्वारा, एक ड्वाइट वाल्डो। यहाँ मैं वाल्डो लिख रहा हूँ, वाल्डो। कौन है वाल्डो? ड्वाइट वाल्डो ने क्या कहा था? कौन सी किताब थी इनकी? एक ड्वाइट वाल्डो की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। उसमें क्या कहा था कि ये राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन घिसा पिटा मंच है। तो अब ये वहाँ ही जब ये आलोचना कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी चुक जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ ट्रेबुलेंस। इसको मैं इंग्लिश में लिखूँ, हिंदी में सबसे बड़ा तनाव ये होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ ट्रेबुलेंस। ट्रेबुलेंस हिंदी में लिख दूं क्या इसको ऐसे? लोक प्रशासन, या लिखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ ट्रेबुलेंस। ट्रेबुलेंस, ट्रेबुलेंस के समय में लोक प्रशासन। और ये फ्रैंक मेरिनी है, ये रट लेना इन किताबों को। फ्रैंक मेरिनी, फ्रैंक मेरिनी। इनकी जो रचना उसका नाम है टुवार्ड्स एनपीए। इसको कैसे लिखूं मैं? चलो इसको इंग्लिश में लिख दूं, टुवार्ड्स एनपीए। जो इंग्लिश वाले हैं वो तो इंग्लिश में लिख ही लेंगे, हिंदी वाले फिर हिंदी में। एनपीए मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव। अब इनको हिंदी में भी लिख देते हैं। टुवार्ड, टुवार्ड एनपीए मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव याद रह जाएगा क्या? यह आपका संकट दूर हो गया। अब आपको डायरेक्ट किसकी तरफ चलना है? एनपीए की तरफ। अब बताओ एनपीए आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? पहले तो मुझे ये बताओ, इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब किसकी तरफ चलेंगे? एनपीए की विशेषताओं की तरफ। ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा और है, कुछ बच्चों को ये अपना एप्लीकेशन नहीं मिलता, उन्होंने इस बात को लेकर समस्याएं करी है। तो मैं आपको इसके दो समाधान बता देता हूँ। पहला तो एक मोबाइल नंबर है वो दे देता हूँ, और दूसरा ऐप का नाम बता देता हूँ। उनको कोर्स लेना होता है, ये मिल नहीं पाता है। तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, 956-422। या फिर ऐप का क्या नाम है? इंडियन एजुकेटर। ये नंबर वो अंतिम नंबर है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं का क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? इंडियन एजुकेटर या फिर ये। ठीक, इस पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, सर्च में ऊपरी ऊपर, ऊपरी ऊपर फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, या ये फिर नंबर है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बहरहाल अब बढ़ते हैं विशेषताओं की तरफ। मान लो ये क्लास यहीं रुक जाए और मैं कहीं दूर चला जाऊं, ये पढ़ाऊं नहीं, और आपको कोई ये पूछ ले कि कुछ विशेषता बताओ एनपीए की, बता सकते हो क्या?
सबसे पहले तो ये मानव संबंधों पर जोर देगा या नहीं देगा? देगा। यांत्रिक मानव का समर्थन करेगा या व्यवहारिक मानव का? व्यवहारिक मानव का। द्विविभाजन का समर्थन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। लोक व निजी में भेद बिल्कुल नहीं करेगा। ग्राहक केंद्रिक अप्रोच रखता है, याद रखना, ग्राहक केंद्रिक। इसका मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा वो मेरे लिए ग्राहक हैं, एक बार के लिए बोल रहा हूँ। इनका मतलब ग्राहक की संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसे ही सरकार को आपने वोट दिए हैं, वोट देते टाइम आपने सरकार से उम्मीद करिए कि सरकार के हम ग्राहक हैं, तो सरकार ग्राहक की तरह व्यवहार करे अपने साथ में, तब अपन को अच्छी सर्विस मिलेगी। एसबीआई में जाते हो, एसबीआई वाले जब आप मान लो, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सरकारी बैंक में गए, रेलवे की टिकट लेने गए तो टिकट बाबू ऐसे देख रहा है उसके घर से लग रहा है वो, और आप ऐसे प्राइवेट बैंक में प्राइवेट बस में चढ़ो तो फिर वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, क्योंकि अगली बार भी वो बुलाएगा। बताओ ये परिवर्तन का समर्थक है कि नहीं है? बिल्कुल है। जनसहभागिता का समर्थक है कि नहीं है? बिल्कुल है। उत्तरदायित्व का समर्थक है कि नहीं है? प्रशासनिक दक्षता का समर्थन है कि नहीं है? होगी विशेषता। इसका मतलब ये है कि इसकी जो विशेषताएं देखेंगे वो, पहली बात, पहली विशेषता कौन सी देखेंगे? ये कौन सा मानव का विरोध करता है? यांत्रिक मशीनी मानव का, यांत्रिक मानव का ये विरोध करता है। दूसरी इसकी जो विशेषता वो ये देखेंगे कि ये मानव संबंधों पर जोर देता है। एक हाथोन प्रयोग हुए थे, आगे पढ़ाऊंगा आपको तीसरे चरण में, जब चरण गया उसमें बताया नहीं मैंने। आगे हाथोन प्रयोग देखेंगे, वो मानव संबंधों पर जोर देते हैं। तो मानव संबंध पर जोर। तीसरा, ये जो हाइयार्की होता है, हाइयार्की को क्या बोलते हैं? पद सोपान। तो ये जो पद सोपान है, इसकी कठोरता पर बल देगा या नहीं देगा? नहीं, पद सोपान की जो कठोरता होती है वो तो खराब है, उसको ये मतलब ये संवेदनशीलता पर ध्यान देगा। मैं इसकी कम से कम 30 विशेषता लिख सकता हूँ। मैं क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे पूरा घूम रहा हो शुरू से अंत तक, तो मैं अपने आप लिख सकता हूँ। बहरहाल 30 नहीं लिखनी है आपको। उत्तरदायित्व है, ये उत्तरदायित्व पर ध्यान देगा कि नहीं देगा? भाई उत्तरदायित्व मानेगा। ये राजनीति और प्रशासन द्विविभाजन खत्म करेगा, ये द्विविभाजन। इसका ये विरोध करेगा। इसके अलावा ये लोक और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार निजी प्रशासन लोगों को ग्राहक मानता है, वैसे लोग को भी मानना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो जाए। तो लोक व निजी प्रशासन को एक मानता है। ठीक। इसके अलावा ग्राहक केंद्रित अप्रोच पर बल देता है, ग्राहक आधारित प्रणाली, दृष्टिकोण। हो गई। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि ऐसी कोई भी विशेषता जो मनुष्य के मूल्यों पर ध्यान दे, समानता पर ध्यान दे, परिवर्तन पर ध्यान दे, ये परिवर्तन पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? परिवर्तन पर ध्यान देंगे। और वो पुराने वाले ना, वो बूढ़े वाले खड़ूस, वो केवल स्टेटस क्यों रखना चाहते हैं, यथास्थितिवादी हैं वो, ये यथास्थितिवादी नहीं है। औपचारिक संगठनों पर ये कम बल देंगे, अनौपचारिक संगठनों पर ये लोग ज़्यादा बल देंगे। तो अब आप पकड़ रहे हैं ना अप्रोच को, कि ये अप्रोच है। ये प्रश्न नहीं पूछता परीक्षा में, एग्जामिनर भी समझदार है, वो ये पूछता है कि लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या है, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य। और सीधे सीधे 4 लक्ष्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई? याद है क्या? तो लोक प्रशासन के 4 लक्ष्य। नहीं, वो तो एंटी गोल्स, वो तो एंटी हो गए ना। गोल्स बताओ पहले, फिर एंटी पे चलेंगे। ये इसकी विशेषता हो गई। अब चलते हैं लोक प्रशासन के लक्ष्य की तरफ। हाँ, एनपीए के लक्ष्य। और इसके आप क्या लगा लेंगे?
स्टार, 5 स्टार लगाएं। चलो भाई, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और 5 स्टार का मतलब समझते हो? पक्का आना है परीक्षा में। एनपीए के गोल्स, GOALS। और गोल्स का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। गोल है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये सारे लक्ष्य के पर्यायवाची इंग्लिश में, ठीक है। एक ट्रिक लिखता हूँ, RPSC लिख दूँ क्या? ना, RPSV, RVSC, क्या लिखा मैंने? चलो एक बार हिंदी में लिखता हूँ, फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, ज़्यादा ठीक रहेगा ना। ऐसा लिखते हैं, RVSC लिखते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे याद किया था, जब पहले मैंने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री और पुलिस का SP, ये मैंने याद किया था जब मैंने कभी इसको याद किया तब। इसकी एक ट्रिक और बता दूंगा, 4 गोल आपको रट के जाने हैं। पहला गोल है P4 प्रासंगिकता। अब इनकी सीधी सीधी इंग्लिश होगी, प्रासंगिकता। M4 है मूल्य, S4 है सामाजिक समता, और P4 है परिवर्तन। परिवर्तन, ये तो इसकी हिंदी में ट्रिक। और अगर आप इंग्लिश में वैसे ट्रिक रेलिवेंसी, वैल्यूज, चेंज और सोशल इक्विटी की बात करें तो फिर इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? RVSC, ठीक है। C4 चेंज, परिवर्तन। S4 सोशल इक्वेलिटी, सामाजिक समता। V4 वैल्यूज, मूल्य। R4 रेलिवेंसी, प्रासंगिकता। अब बता, ज़्यादातर आप में से कौन सी याद करेंगे? ये ठीक है, PMSP वाली, ये रेलिवेंसी वेलिवेंसी समझ में नहीं आती है। ये आपको गोल याद रखने हैं, चाहे और सब कुछ भूल जाओ, ये गोल्स याद रखने हैं। गोल्स बताओ कितने गोल्स हैं, कौन कौन से हैं? PM प्रधानमंत्री और पुलिस का सुपरिटेंडेंट। प्रासंगिकता, संगिकता, मूल्य, समता, परिवर्तन। बताओ भूलोगे क्या? है? इसके अलावा इसकी और विशेषता है 4D, कुछ नाम और आएंगे 4D। ये 4D भी आपको याद रखना है, ठीक। 3E आएगा, वो आएगा NPM में, अभी आपको याद रखना 4D। DS लगा देंगे आगे। ये लक्ष्य नहीं भूलेंगे ना। कुछ अन्य विशेषता, किसकी अन्य विशेषता? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अन्य विशेषता कौन सी है? 4D। अब कई जगह आपको किताब में ऐसे मिल सकता है DS, इसका मतलब इतना होता है कि ये बहुवचन में लिख दिया इन्होंने D को, है तो ये 4D। तो आपको मैंने बस बताने के लिए कि ये S का चक्कर ऐसा कोई पढ़ना नहीं चाहिए आपके, 4D याद रखेंगे 4D। 2,4-D का नाम सुना है? जहर होता है, है? ये है 4D। ये क्यों दिए? ये विशेषता वो है जो डी से शुरू होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? 4D। इसमें पहली है डिसेंट्रलाइजेशन। एक होता सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, एक होता डिसेंट्रलाइजेशन।
परीक्षा में याद रखेंगे। इनको मैं दोनों तरफ से लिख देता हूँ, एक लिखता हूँ विकेंद्रीकरण, और मैं मुझे इस बात का पक्का ध्यान है कि अपने 99% स्टूडेंट हिंदी मीडियम के देख रहे हैं। और जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की स्पेलिंग लिख देंगे, वो तनाव में आ जाएंगे कि इंग्लिश लग गई गुरुजी। इंग्लिश नहीं, ये पब्लिक एड ही पढ़ा रहा हूँ। विकेंद्रीकरण, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब था विकेंद्रीकरण। एक शब्द तो याद रखना, एक होता है शब्द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है वो थोड़ा कॉलोनियल मेंटालिटी का है, मतलब औपनिवेशिक मानसिकता का शब्द है। तो इसका मतलब कहा कि ज्यादा नौकरशाही नहीं होनी चाहिए, वी नौकरशाही होनी चाहिए। वी ज्यादा अधिकारी अधिकारी ये परेशान करते हैं। मिनिमम तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, वी नौकरशाही, वी नौकरशाहीकरण। आगे एक पार्किंसंस लॉ पढ़ाऊंगा मैं आगे, पार्किंसंस थ्योरी, पार्किंसंस लॉ। वो ये कहता है कि नौकरशाही है ना, अपने आकार को अपने आप विस्तृत कर लेती है। ऑफिस में एक बाबू है, वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे कम काम करना पड़े। जब कोई फाइल आती है तो वो बिल्कुल झुंझलाता है कि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, मैं तो एक लगा हुआ हूँ। वो ऊपर वाले अधिकारी को बोलता है कि मेरे पास इतनी सारी फाइल है, मैं कैसे काम करूँ। तो फिर अधिकारी आगे प्रपोजल भेजेंगे कि हमारे ऑफिस में बाबू की कमी है, 2 बाबू और लगा देंगे। वो तीनों बाबू मिलके भी कहेंगे कि हम काम नहीं कर रहे, बहुत सारा काम है, तो फिर 5 बाबू लग जाएंगे। ऐसे ही डीएम, एसडीएम, इतना सारा विस्तार हो जाता है इन अधिकारियों का, नौकरशाही का, कि काम कम होता है। तो इसलिए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो थ्योरी है, यहाँ पे मिनिमम ब्यूरोक्रेसी और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। एक होता है डेलीगेशन, वी नौकरशाहीकरण, डी ब्यूरोक्रेसी, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन। एक होता है डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। डेलीगेशन। एक शब्द होता है डेलीगेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण। डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेसी होता है ना वैसे ही। तो एक होता है डेमोक्रेटाइजेशन। कभी परीक्षा में स्टार लगाया है, इसके पीछे भी स्टार लगाया, इसके भी स्टार लगा रहा हूँ। कभी परीक्षा में पूछ ले कि पहला कि 4D किसकी विशेषता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एनपीए की विशेषता है। और दूसरा ऐसा पूछ ले कि 4D में इस डी का मतलब क्या होता है, तो एक डी का मतलब डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, एक प्रत्यायोजन डेलीगेशन, एक डेमोक्रेटाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले जो लोकतंत्र होगा इसमें विकेंद्रीकरण होगा, शक्ति का प्रत्यायोजन होगा,
और वी नौकरशाही आ जाएगा। ये मैंने से ही जब याद किया तब इसकी एक उटपटांग सी ट्रिक बना ली थी, कभी मेरे दिमाग में से घूम रही है कि जब लोकतंत्र होता है इसमें शक्ति का प्रत्यायोजन होता है। शक्ति का जैसे ही प्रत्यायोजन होगा इसका मतलब आप डिसेंट्रल कर रहे हैं चीज़ों को, और अंतिम फिर डी ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। ये हो गए इसके 4D की विशेषता। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो अगली इसकी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर देखने वाले हैं उसकी बात और करते हैं कि इसका नेक्स्ट है वो फीचर क्या है, उसकी बात भी कर लेते हैं। चलिए, अब एक थिंकर हैं, एक विचारक हैं ग्लोम्बुस्की। इन ग्लोम्बुस्की ने कुछ गोल के अलावा एंटी गोल और बताए हैं, उसकी बात भी आगे करते हैं। 2 मिनट के ब्रेक के बाद में इस पर और बात करेंगे।